ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सीपीआई के महासचिव ए बी वर्धन, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें क्या भूमिका है वामपंथी दलों की, और एक तरह की जो दो ध्रुवीय राजनीति बनती जा रही है उसमें वामपंथी दल कहाँ हैं, इस जड़ता में कहीं वो भी तो जड़ नहीं होते जा रहे हैं। ब्रेक के पहले मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि एक तरफ बीजेपी है और एनडीए है कह लें, दूसरी तरफ यूपीए है और तीसरी तरफ वामपंथी दल हैं, जहां पर कुछ बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। वामपंथी दल भी क्या इस राजनीतिक खींचतान में कहीं हाशिए पर लग गए हैं, एक जड़ता के शिकार होते जा रहे हैं? मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस और कांग्रेस संचालित यूपीए जी, बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाला एनडीए, दोनों के आर्थिक, विदेश नीति, देश की राजनीति एक ही है। दोनों कॉरपोरेट हाउसेस से जुड़े हुए हैं, दोनों पूंजीवादी वर्ग के हित की तरफ नज़र रखे हुए हैं। इस मामले में हम कोई फ़र्क नहीं करते इन दोनों के बीच में। कभी कभी समस्या आती है, अगर मसलन हो गया था वो जो गुजरात में नरसंहार हुआ, तो उस वक्त जाहिर है कि भाई बीजेपी के खिलाफ आवाज़ ज़्यादा बुलंद करनी पड़ी। इसका अगर कोई अर्थ निकालता हो कि फिर हम कांग्रेस को उस वक्त तरजीह दे रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं। जहाँ तक प्रश्न है कि दोनों बीजेपी, दोनों जो दल है पूंजीवादी, इन दोनों का हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक विकल्प उभर करके आए। वर्धन साहब, अभी कुछ समय पहले आपने तीसरे विकल्प की बात की थी कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग एक तीसरा विकल्प आप खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। मैं तीसरे विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं वजह बतला रहा हूँ क्या है। तीसरा विकल्प का लगभग मतलब ये होने लग गया है कि पार्टी के नेता लोग बैठते हैं, सीटों को आदान प्रदान करते हैं और चुनाव के वक्त में जाकर के एक साथ, लोगों का विश्वास इस पर नहीं है। मैं इसीलिए जन आंदोलन पे जोर दे रहा हूँ, यद्यपि आप जन आंदोलन को आप इतना महत्व दे नहीं रहे हैं। आप नहीं, हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो आपके दलों की भागीदारी है वो उतनी दिख नहीं रही है। नहीं, तो उनकी भूमिका पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। जन आंदोलन, मीडिया जो आजकल उनके पकड़ में है, कॉरपोरेट हाउसेस के, वो इसको महत्व दे नहीं रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार थे। ये 8 नवंबर को ट्रेड यूनियंस ने मिलकर के किया। मैंने तो 2 पैराग्राफ नहीं देखा कई अखबारों में, 2 पैराग्राफ नहीं देखा। तो आप तीसरा विकल्प जन आंदोलनों से निकलता देख रहे हैं? इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है। मैं कह रहा हूँ, पहली बात यह है कि जन आंदोलन ही इतिहास को तय करेगी और वही इतिहास नया सृष्टि करेगी। जनता, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों का महत्व यहाँ है कि वो उसको दिशा देते हैं, वो उसको विचारधारा देते हैं और एक मंजिल की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। वर्धन साहब, एक लंबे समय की रणनीति होती है, एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी होती है। जी हाँ। इसमें ये ज़रूरी है कि ये जो ध्रुवीकरण दो तरफ हो रहा है, उसमें एक जो वामपंथी दल हैं या कोई जो इस तरह के लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, उनका भी विकल्प खड़ा करें। हमारा विचार मैं आपको कह देता हूँ, हमारे इस महान देश में, इस बड़े देश में, जहाँ अनेक किस्म की विविधताएँ हैं, उन विविधताओं के बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। ये ध्रुवीकरण और 2 पार्टी के बीच में राजनीति खेला जाएगा, ये कतई सही नहीं है और ये होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कांग्रेस करे या बीजेपी करे। वर्धन साहब, ऐसा लग रहा है कि आप खेल नहीं रहे हैं, आप राजनीति में बहुत खेल रहा हूं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि खेलने से भी तो मैदान जीता जाता है। खेलने से ही मैदान जीते जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज जितने एक्टिव हैं जी, जितने खेलते हैं, इतने कोई पार्टी नहीं। कई पार्टियां तो सिर्फ चुनाव के वक्त में उनका दर्शन होता है। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि संसदीय राजनीति में चुनाव का अपना महत्व है। चुनाव में भी आपकी एक स्ट्रेटजी चुनाव की भी होनी चाहिए। चुनाव में आप एक संख्या बल हासिल करें, इसकी भी स्ट्रेटजी होती है। तो इसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? नज़रअंदाज नहीं। तो फिर ये तीसरे विकल्प की बात क्यों आप इस तरह से दरकिनार कर रहे हैं? आप कितने साल में इसको गिन रहे हो? आज़ादी की लड़ाई हम अभी तो 2014 का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। आज़ादी की लड़ाई हम करीब करीब 1 सेंचुरी तक लड़ते रहे और तब कहीं आज़ादी मिली? देखते देखते तो नहीं मिली।
तो मैं समझता हूं कि उस मंजिल की ओर जिसके बारे में हम वामपंथी दल सोचते हैं, सपना देखते हैं, प्रयत्न करते हैं और उधर जाने की कोशिश करते हैं। मैं उस मंजिल की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तब तक तो कई चढ़ाव उतार उसमें क्या इसी तरह से आप चुनाव लड़ेंगे जैसी स्थिति में हैं, या एक राजनीतिक गठबंधन कुछ इस तरह का बनेगा जो विश्वसनीय भी हो और लोगों को उससे उम्मीद भी हो, उसके साथ जाने को तैयार हो? कौन समझ रहा था कि 1957 में केरला नाम के एक सूबे में सीपीआई चुन करके आएगी और बहुमत हासिल करेगी? ये भी तो अप्रत्याशित था। कम से कम कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने ये तो नहीं सोचा था। कौन जानता था कि 1967 के लगभग देश भर के कई राज्यों में कांग्रेस हारेगी और संविद चुन करके आएंगे? तो आप अप्रत्याशित की प्रत्याशा में? मैं अप्रत्याशित नहीं कह रहा हूँ, जन आंदोलन के ही वो परिणाम थे और जनता के अंदर में जो रोष, जनता के अंदर में जो ब्रह्मनिराश हुआ कई चीज़ों को लेकर के, तो ये तो हुआ ही ना। आपसे आप तो नहीं हो गया। जहाँ तक कि जिसको स्पॉन्टेनियस आप समझते हो उसके पीछे भी एक संगठन है, वरना वो बढ़ नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंदोलन होंगे और हम बढ़ेंगे। आप प्रधानमंत्री की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? मनमोहन सिंह ने जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, क्या आपको लग रहा है एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री इस देश को चला रहा है? ना, मैं नहीं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होंगे, सही आदमी होंगे, कोई दाग नहीं है उन पर, ये मैंने मान लिया। लेकिन अगर चोरों की सरकार का वो नेतृत्व करेंगे तो फिर क्या होने वाला है? और अगर उनके पीछे कोई ताकत बैठी हुई है और जो ताकत उनको मार्गदर्शन करती है, हुक्म देती है, निर्देश देती है, तो फिर ये प्रधानमंत्री करेंगे क्या? आप सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, वो एक अलग सत्ता केंद्र है। मैं कोई नाम वाम नहीं ले रहा हूँ। तथाकथित हाईकमांड करके जो वो कहा करते हैं, वो हाईकमांड निराकार निर्गुण है कि क्या है साकार, आप ही इसका पता चलाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रूप से तो नहीं चल सकता। अभी एक नए युवराज खड़े हुए हैं कि जिनके उठने बैठने का आप लोग प्रचार करते जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो उनको खुद ही नहीं मालूम है, कब कहते हैं और उसका क्या परिणाम होने वाला है वो नहीं मालूम है। अकड़बाज से कहते जाना यही उनका धर्म है। इससे कोई देश की राजनीति चलेगी? तो मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जनता के दिमाग के ऊपर असर तो करता ही है। क्या आपको लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन आगे चल के एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो सकता है, अन्ना हजारे या वो बिखर गया है, भटक गया है? ना, अन्ना हजारे ने एक प्रश्न को लेकर के आंदोलन किया था, जो प्रश्न इस देश की राजनीति एजेंडा पर प्रमुख एक एजेंडा बन चुका है। ये उनके कृतित्व है, इसको मैं मानता हूँ। करप्शन का जो प्रश्न है, भ्रष्टाचार, पर अनेक और प्रश्न हैं। महंगाई के प्रश्न हैं, जनता के अधिकारों के प्रश्न हैं, किसानों की ज़मीन का प्रश्न है, किसानों के बराबर योग्य कीमत मिले उनको। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो रामदेव भी चला रहे हैं और आडवाणी भी चला रहे हैं। नहीं तो फिर वो नहीं कामयाब हुए, यही हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी जो स्थिति है उसमें हम वामपंथी शक्तियाँ छोटे खिलाड़ी हैं, प्रमुख खिलाड़ियों में से नहीं हैं। ये हकीकत है। अभी भी प्रमुख खिलाड़ी जो हैं वो मायावती है, थोड़ा बहुत मुलायम सिंह जी भी हैं। रहा प्रश्न बीजेपी का और कांग्रेस का, तो मैं समझता हूँ कि वो तीसरे चौथी जगह पर जाएंगे। आप आने वाले 2014 के इलेक्शन की सूरत संक्षेप में मुझे बताएं कि क्या होने जा रही है और उसमें वामपंथी दल कहाँ अपने को देख रहे हैं? 2014 के चुनाव में यूपीए 3 बनेगी नहीं, यूपीए 2 तक दम तोड़ दिया उनने। यही बड़ा मुश्किल है उनके लिए चलाना। एनडीए भी नहीं बनने वाला है। एक नई शक्ति उभर कर आएगी सामने। क्या रूप लेगी वो शक्ति, किस तरह वो उभर करके आएगी, आने वाले 2 वर्ष बताएंगे। पॉलिटिकल एक्शन और मैस मूवमेंट, ये दोनों असर करेंगे। आप 85 साल के हो गए हैं। क्या बात है कि आपकी पार्टी में क्या सेकंड लाइन है नहीं? किस वजह से? कौन कहता है नहीं? अब ये मेरा हमारी 16 साल से आप महासचिव हैं ना। हमारी पार्टी में 4 टर्म्स तक अलाउड है जी। 4 टर्म्स। मेरे चौथा टर्म हो रहा है पूरा जी। तो मेरे जाने की बारी आ गई।
जनरल सेक्रेटरी में रह नहीं सकता, दूसरे होंगे, पर मैं नेतृत्व में रहूँगा, घर नहीं बैठूंगा। रिटायर्ड हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके घर बैठ जाऊँगा। ना आप टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं। ना कोई कम्युनिस्ट न टायर्ड होता है न रिटायर्ड होता है, वो तो उसका प्रोफेशन ज़िंदगी भर का है जी, मरते दम तक। जी। लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि यंग लीडरशिप की अब ज़रूरत है बदले हुए माहौल। आएंगे वो, मुझसे तो यंग आएंगे ही जी, निश्चित तौर पर। जी। कुछ तय भी हुआ है अभी कि होगा तय, तभी तो पार्टी का महाअधिवेशन है हमारा मार्च के महीने में 2012 में, उसी में ये सब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वर्धन साहब, आपने हमारे साथ शतरंज भी खेली और जो सियासत की बिसात है शतरंज नहीं खेल सका, लेकिन हाँ कुछ सियासत में जरूर खिलाड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद वर्धन साहब। तो ये थे सीपीआई के महासचिव एबी वर्धन, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी पार्टी की भूमिका के बारे में, उनकी राजनीतिक चालों के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में। शतरंज के खिलाड़ी में आज बस इतना ही, और अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।